नमस्कार, मैं रोहित तोमर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस, जेल प्रहरी, एसएससी, उसके बाद हमारा एमपी पुलिस की वैकेंसी को देखते हुए मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोचिंग क्लासेस तो बंद है और एग्ज़ाम हो जाए, इसमें आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने आज से फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। साथ में हमारा आज से जो हमारा विषय रहेगा पढ़ने के लिए, ये हमारा रहेगा विश्व भूगोल, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो विषय रहेगा हमारा, ये पूरा मैपिंग पर आधारित रहेगा। पूरा मैप से पढ़ेंगे और ये बहुत ही आसान विषय है अगर इसे आसान ढंग से और समझ के पढ़ा जाए तो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन। मेरा बहुत ही फेवरेट विषय है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो शब्द है दोस्तों, ये एक यूनानी शब्द है। ज्योग्राफी को समझने के लिए पहले तो हम ये समझते हैं कि ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी है, जो एक विषय है, ये विषय हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक विषय कैसे बना। तो उसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि जैसे मान के चलिए किसी भी व्यक्ति के दिमाग में पहले प्रारंभिक तथ्य आते हैं, प्रारंभिक उसकी एक शब्द सीमा आती है, एक विचार आता है। जैसे मान के चलिए ये पेन है, तो मेरे दिमाग में आता है कि यार ये पेन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिफिल डलती है कि नहीं डलती है। ये विचार मेरे अंदर आएंगे, फिर मैं इसके बारे में खोज करूँगा, इसे खोज करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसके विषय में मेरा जो विचार आया वो क्या हुआ, दर्शन हुआ। वो दर्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं इसको खोज करूँगा और इसकी खोज करने के बाद इसको अच्छे से देख परख समझने के बाद इसका मैं क्या करूँगा, लिखावट करूँगा। और लिखने के बाद इसको जो खास लोग हैं, 10, 12, 15 जितने भी जो खास लोग हैं उनके सामने रखूँगा इस विषय को और बोलूँगा कि भैया ये पढ़ने लायक है, ये विषय है, ये पेन है, इसमें ये खासियत है। और वो 10 लोग इसे संवैधानिक आधार का दर्जा अगर दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, एक विषय बन जाता है। कोई भी विषय कहने का मतलब एक पुराने समय में सबसे पहले विषय नहीं होता, एक दर्शन होता है। दर्शन के बाद जब उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक विषय बन जाता है। ऐसे ही ज्योग्राफी जो है एक विषय है। ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की। एक तो विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद हम जिस देश में रहते हैं, मान के चलो अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका जियोग्राफी, या इंडिया में रहते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में किस प्रदेश में रहते हैं तो प्रादेशिक भूगोल या स्टेट ज्योग्राफी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का जो शब्द है हमारा, ये एक यूनानी शब्द है। ज्योग्राफी जो शब्द है ये एक यूनानी शब्द है। अब सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि यूनान क्या है। यूनानी शब्द तो है, यूनान कई जगह हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन यूनान है क्या। तो दोस्तों, यूनान जो शब्द है ये कहाँ का शब्द है दोस्तों, प्राचीन समय में ये एक देश हुआ करता था। प्राचीन समय में एक ये देश हुआ करता था, जिस देश का नाम क्या था दोस्तों, यूनान। क्या नाम था, यूनान नाम था एक देश का। वर्तमान में यूनान का नाम क्या है, तो यूनान का नाम क्या है दोस्तों, ग्रीस। क्या नाम है, ग्रीस। तो ग्रीस एक देश है और ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आगे जब हम यूरोप पढ़ेंगे तो यूरोप महाद्वीप में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीस किस जगह पर है। अच्छा, ग्रीस की राजधानी अगर आपको पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, ग्रीस की राजधानी क्या है दोस्तों, एथेंस। ये किस महाद्वीप में आता है, ये हमारा यूरोप में आता है। और ग्रीस का प्राचीन नाम क्या था, यूनान था। तो जो जियोग्राफी शब्द है ये कौन सा शब्द है दोस्तों, यूनानी शब्द है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जियोग्राफी जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है दोस्तों, पहला शब्द इसका रहेगा जियो और दूसरा शब्द क्या रहेगा, ग्राफी। तो पहला शब्द रहेगा जियो और दूसरा क्या रहेगा दोस्तों, ग्राफी। तो जियो का अर्थ हम क्या समझें, जियो का अर्थ हम क्या समझें दोस्तों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना। समझ में आई। तो जियो प्लस ग्राफी मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ज्योग्राफी जो है वो एक यूनानी शब्द है और यूनानी शब्द के बाद ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है, जियो, दूसरा शब्द क्या है, ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना या वर्णन करना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी, सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी इसका अध्ययन किसने किया, इसके बारे में किसने बताया। तो उस वैज्ञानिक का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना हिकेटियस नाम का एक वैज्ञानिक था। ये कहाँ पर स्थित, ये कहाँ पर रहता था, तो उस समय ये यूनान में ही रहता था। तो हिकेटियस नाम का जो वैज्ञानिक था ये यूनान का वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था दोस्तों, जस पीरियोडस। तो हिकेटियस नाम के वैज्ञानिक ने जस पीरियोडस नाम की पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में पृथ्वी के बारे में बताया
बताया कि भैया ये फलानी फलानी पृथ्वी है, इस पे ये पर्वत है, ये पठार है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसने बताई। और उस पुस्तक, इस पुस्तक में बताई जस पीरियडस। तो दोस्तों याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हेकेटियस की पुस्तक का नाम क्या था? जस पीरियडस था। और सबसे पहले इसने पृथ्वी के बारे में जस पीरियडस नाम की पुस्तक में बताया, इसलिए इसे भूगोल का जनक कहा जाने लगा। तो दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि भूगोल का जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे? भूगोल का जनक कौन है? हमारा हेकेटियस। कहाँ से संबंधित है? यूनान से संबंधित है। अब क्या होता है दोस्तों, प्रारंभिक तौर पर जब भी कोई विषय वस्तु आती है या कोई विषय आता है जिसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें कई प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं, कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए या उन गलतियों को हटाकर व्यवस्थित करने के लिए एक दूसरा वैज्ञानिक आए, जिनका नाम क्या था? इरेटस्थनीज। क्या नाम था? इरेटस्थनीज। और इरेटस्थनीज नाम के जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? जियोग्राफिका। क्या नाम लिखा? जियोग्राफिका नाम की एक पुस्तक लिखी। आपको देखने का मिल रहा होगा दोस्तों, जियोग्राफी। ठीक, तो जियोग्राफी का नाम की एक पुस्तक लिखी। जियोग्राफी का नाम की पुस्तक में इन्होंने हेकेटियस द्वारा लिखी गई जस पीरियडस पुस्तक के अक्षरों को, उनकी लाइनों को, उनके शब्दों को व्यवस्थित करके लिखा। इसलिए याद रखना, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है कि इरेटस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने हेकेटियस की जस पीरियडस नाम की पुस्तक को व्यवस्थित करके लिखा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो वैज्ञानिक आता है जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विश्व भूगोल विषय को व्यवस्थित करके उसका विज्ञान को विस्तार करने के लिए। अगला वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अच्छा, पहली बात यह है कि ये कहाँ से संबंधित है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है दोस्तों, वो संबंधित है आपके जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। कमेंट में आप आंसर जरूर बताना कि जर्मनी की राजधानी क्या है। मेरे ख्याल से बर्लिन होनी चाहिए, अब आपके हिसाब से क्या है वो आप देख लेना। तो दोस्तों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम का जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने क्या किया? कॉस्मोस नाम की एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? कॉस्मोस। कॉस्मोस नाम की जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों, इस पुस्तक में इसने बताया था ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में बताया था? ब्रह्मांड के बारे में बताया था। इसके बाद हम ब्रह्मांड को ही देखने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लेना कि कौन आया? हमारा हेकेटियस आया। हेकेटियस ने क्या लिखा? कौन सी पुस्तक लिखी? जस पीरियडस। उसके बाद कौन आया? इरेटस्थनीज आया। कौन सी पुस्तक लिखी? जियोग्राफिका। उसके बाद कौन आया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसके बारे में बताया? ब्रह्मांड के बारे में बताया। कॉस्मोस नाम की पुस्तक लिखी। बात खत्म हो गई। उसके बाद दोस्तों याद रखना, इसी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये कहाँ का था? जर्मनी का था। इसने एक महत्वपूर्ण शब्द दिया था जिसका नाम क्या था? क्लाइमेटोलॉजी। क्या नाम था? क्लाइमेटोलॉजी नाम का शब्द दिया था। और ये जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जलवायु विज्ञान से, या क्लाइमेटोलॉजी को ही किसका कहा जाता है? जलवायु विज्ञान। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई सर। और सबसे पहले ध्यान रखना, नोट्स अगर आप नहीं बना पाते हो, या आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हो कि दोस्त के साथ बैठे हुए हो, या ड्यूटी पर हो, या प्राइवेट जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपको पढ़ना है या आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो मेरी PDF आपको सीधी की सीधी बोर्ड पर दिख रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये इतनी कहानी आपकी ख़त्म हो गई कि नहीं हो गई? नहीं हुई तो आप एक बार और वीडियो को पीछे करके देख लेना। आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिकों के मत तो आ गए, वैज्ञानिकों ने तो पुस्तक में लिख दिया, वैज्ञानिकों ने सब कुछ बता दिया कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ है। ठीक है, लेकिन किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसको समझना ज़रूरी होता है। जैसे मान के चलें कि हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम अभी मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश से हमको दिल्ली जाना है, तो हम अगर आंखें बंद करेंगे तो हम देखेंगे कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश के इस तरफ राजस्थान है, ऊपर यूपी है, तो यूपी या राजस्थान से होते हुए हमको कहाँ जाना पड़ता है? दिल्ली जाना। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। क्या दिल्ली जाने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा? साउथ में। साउथ में जाएंगे तो दोनों तरफ क्या जाएगा? समुद्र जाएगा। ऊपर जाएंगे तो समुद्र पड़ेगा। क्या दिल्ली में समुद्र है? क्या नहीं है। तो दोस्तों हमको इतना सा तो समझ में आ जाता है कि हमको किस तरफ जाना है। या आप किसी को बताते हैं कि यार मेरा यहाँ से इस दिशा में घर है, तो आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो ठीक है, तो दोस्तों इसी के लिए ग्लोब का आविष्कार किया गया,
इसी के लिए किसका आविष्कार किया गया? मैप का आविष्कार किया गया। मैप यानी मानचित्र। ठीक, तो ग्लोब जो होता है दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया है? इसका आविष्कार किया है मार्टिन बेहम नाम के व्यक्ति ने। किसने आविष्कार किया है? मार्टिन बेहम नाम के व्यक्ति ने किसका आविष्कार किया है? ग्लोब का। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों इनको आप रट लेना। मार्टिन बेहम ने किसका आविष्कार किया? ग्लोब का। और मैप का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ने किया। दोस्तों आज की क्लास में केवल आपको वैज्ञानिक के नाम ही बताए जाएंगे। आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी इरिटेट मत होना कि यार सर केवल वैज्ञानिक के नाम याद करवा रहे हैं। आज ही की क्लास में वैज्ञानिक के नाम रहेंगे, कल से हमारा मैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ग्लोब का आविष्कार किसने किया है? मार्टिन बेहम ने किया है। मैप का आविष्कार किसने किया है? तो मैप का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में जो भारत का मैप आया, या भारत के मैप की बात ना करें तो भारत में मैपिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? किन लोगों ने मैपिंग की शुरुआत को प्राथमिकता दी? तो दोस्तों हमारे भारत में मैपिंग की शुरुआत अरबी लोगों ने की। किसने की? अरबी लोगों ने। जो अरब आक्रमण हुआ था, मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें क्लियर करेंगे हम। तो इंडिया में जब मैप की शुरुआत हुई तो ये किसने की? अरबी लोगों ने की। मैप के बाद हम बात करें दोस्तों, इंडियन मैप का आविष्कार किसने किया? बहुत IMP क्वेश्चन है ये। इंडियन मैप का आविष्कार किसने किया? एन विले नाम के वैज्ञानिक ने किया। कब किया? 1752 में किया। कब किया? 1752 में किया। लेकिन दोस्तों कई बार एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई बार ऐसी चीज़ें भी पूछ ली जाती है कि इंडियन मैप का आविष्कार तो कर दिया एन विले ने, लेकिन इस इंडियन मैप को वर्ल्ड के मैप पे आपने देखा होगा, हमारा जो देश है भारत, ये किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। तो एशिया महाद्वीप पर हमारे इंडियन मैप को किस वैज्ञानिक ने चिपकाया या किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो उस वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना दोस्तों, टॉलमी। क्या याद रखना? टॉलमी नाम के वैज्ञानिक ने इंडियन मैप को वर्ल्ड के मैप पे लगाया। ठीक है, टॉलमी का पूरा नाम क्लॉडियस टॉलमी है, याद रखना। अब हम बात करें भूगोल की, तो अध्ययन की दृष्टि से हमारा जो भूगोल है, जो विश्व भूगोल हम पढ़ रहे हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो फिलहाल में तो 3, 4, 5 भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक है, एक मानव भूगोल है, और एक कौन सा भूगोल है? आर्थिक भूगोल। इसके बाद एक और है दोस्तों, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मानचित्रीकरण, है ना। तो जो भौतिक भूगोल है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भौतिक भूगोल जो है दोस्तों, याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखना, भौतिक भूगोल जो हमारा है ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक भूगोल में क्या आता है दोस्तों? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, बहुत से स्टूडेंट इस ब्रह्मांड नाम के शब्द को सुनते से भाग जाते हैं। आज हम ब्रह्मांड के विषय में चर्चा जरूर करेंगे। तो ब्रह्मांड का जो टॉपिक रहेगा हमारा, एक बार देख लेना, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रह्मांड में क्या है दोस्तों? जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, सौरमंडल के पूरे, है ना। उसके बाद सभी चीज़ें हम किस में देखेंगे? ब्रह्मांड में देखेंगे। उसके बाद भौतिक भूगोल में पहली शाखा ब्रह्मांड, दूसरी दोस्तों क्या हो गया? भू आकृतिक भूगोल या भू आकृतिक विज्ञान। तो भू आकृतिक जो हमारा विज्ञान है, यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी जो शाखाएं हैं ये कौन कौन सी हैं। भू आकृतिक जो विज्ञान है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनना है या नहीं बनना है। इसमें देखना दोस्तों, हम क्या क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की गतियाँ, मान के चलिए कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ी रात कैसे होती है, क्यों होती है, किस प्रकार होती है, ये सारी चीज़ों को हम मैपिंग के द्वारा पढ़ेंगे। उसके बाद हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को जानेंगे, आपने नाम बहुत सुना होगा। उसके बाद चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महासागर का निर्माण कैसे हुआ, ये देखेंगे। उसके बाद ज्वार भाटा कैसे आता है, कहाँ पर आता है, वो भी देखेंगे। भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है दोस्तों, ये सब हम किस में देखेंगे? भू आकृतिक किसमें? विज्ञान में, भू आकृतिक विज्ञान में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों समुद्र विज्ञान हमको पढ़ना है, जलवायु विज्ञान हमको पढ़ना है, जीव भूगोल हमको पढ़ना है। ये जीव भूगोल में आप आश्चर्य मत करना, जीव भूगोल मतलब कौन सा, किसके विषय में पढ़ेंगे? हम मानव के बारे में पढ़ेंगे, मानव की जनजातियाँ, प्रजातियाँ, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? जीव भूगोल में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मानव भूगोल, ये इसमें और इसमें दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊँगा। आर्थिक भूगोल में हम किसको देखेंगे दोस्तों? आर्थिक भूगोल में हम देखेंगे प्रोडक्शन को, कि कौन सा
देश किस मामले में कौन सा ज़्यादा अमीर है, या खनन कहाँ पर ज़्यादा होता है, सोना हीरा कहाँ पर निकाला जाता है, ये किस में देखेंगे, आर्थिक भूगोल में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको केवल 4 चीज़ें याद रखना है। पहली कौन सी, ज्योग्राफी शब्द यूनानी शब्द है। यूनान का नया नाम क्या है, ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी, जियो जो है दोस्तों इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी। ग्राफी का अर्थ क्या है, वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। हिकेटियस जस्पीरोडस नाम की पुस्तक लिखी, भूगोल के जनक कहा जाता है। एरेटस्थनीज ने जियोग्राफी नाम का शब्द दिया था, व्यवस्थित भूगोल का जनक। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने कॉस्मोस नाम की पुस्तक लिखी, जलवायु विज्ञान नाम का शब्द दिया, क्लाइमेटोलॉजी। इसलिए इन्हें आधुनिक, याद रखना, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कौन से भूगोल का, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और ये 4 चीज़ें ये याद रखने ना। ग्लोब का आविष्कार किसने किया, मार्टिन बेहम। मैप का आविष्कार अनेक्सिमेंडर। इंडिया में मैप किसने लेकर आया, अरबी लोगों ने लेकर आए। इंडियन मैप का आविष्कार किसने किया, एनविल ने। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हम किसके विषय में, ब्रह्मांड के विषय। ब्रह्मांड के विषय में हम बात करते हैं, ब्रह्मांड को चालू करते हैं। क्या होता है ब्रह्मांड, इसको बड़े आसानी से हम समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे किसके विषय में, ब्रह्मांड की परिभाषा। कि सर ब्रह्मांड की परिभाषा क्या होती है, ब्रह्मांड को आसान शब्दों में किस प्रकार समझा जा सकता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड के विषय में हम किस प्रकार जान सकते हैं, सरल भाषा में, आसान शब्दों में। जैसे मान के चलिए सबसे छोटा परमाणु, सबसे छोटा क्या होता है, परमाणु। परमाणु से बड़ा अणु। तो सबसे छोटा परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी आकाशगंगा, जैसे मान के चलिए हमारा सूर्य हो गया, हमारे तारे हो गए, हमारे चंद्रमा हो गए, ये सब क्या है, ये सब ब्रह्मांड है। हम भी क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। समझ रहे हो कि नहीं, ब्रह्मांड से अलग कोई चीज़ है ही नहीं। छोटे छोटे परमाणुओं से लेकर पृथ्वी पर जो छोटे छोटे कण मौजूद हैं, जो छोटे छोटे परमाणु मौजूद हैं, वो छोटे छोटे परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी आकाशगंगा तक किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब छोटे से परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी आकाशगंगा, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो कुछ आपको पृथ्वी पर मौजूद दिखता है वो सब किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम इसके विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तारित हो रहा है, लगातार फैल रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैलता क्यों जा रहा है, बढ़ता क्यों जा रहा है, तो उसका भी एक बहुत खास रीज़न है। उसको हम जब महाविस्फोटक सिद्धांत पढ़ेंगे, जब उसमें जानेंगे। फिर भी एक बार सुन लीजिए कि क्या हुआ था कि प्राचीन समय में एक छोटा सा कण था। वो कण में बहुत ज़्यादा घनत्व और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण उसमें विस्फोट हुआ। तो उसके जो पार्टिकल हैं वो दूर 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 आज भी वो दूर दूर जा रहे हैं। इसलिए हमारा ब्रह्मांड भी क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, विस्तारित होता जा रहा है, फैलता हुआ जा रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे हम कि जो ब्रह्मांड में पृथ्वी बहुत दूर है, सूर्य बहुत दूर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापना हो, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी नापना हो, तो इन दूरी को नापने के लिए हम किलोमीटर से तो नाप नहीं सकते, क्योंकि किलोमीटर भी कम पड़ जाएगा। इसको हम मान के चलिए मीटर से भी नहीं नाप सकते, किलोमीटर से नहीं नाप सकते, तो मीटर से कैसे नापेंगे। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया था कि भैया सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके बीच की दूरी मापना है। तो दोस्तों दूरी मापने के लिए प्रारंभिक जो छोटी इकाई थी, इन ये जो इकाई मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ये मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख दी, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आपको याद करने में आसानी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है अपने को कि खगोलीय इकाई जो होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नापती है। कैसी दूरी, औसत दूरी। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी नापने की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोल इकाई बराबर कितना, एक खगोल इकाई बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1.5 × 10⁻11 मीटर। दोस्तों समझ लेना कि 1.5 × 10⁻11 मीटर की जगह पर आपको क्या दे सकते हैं, वो 15 करोड़ किलोमीटर। क्या दे सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। क्यों दे सकते हैं, तो इसको अपन यहाँ पर समझ लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए। क्या होता है 1.5 × 10⁸ क्या दिया है दोस्तों, सॉरी क्या दिया है 11 मीटर।
तो अपन क्या कर सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर क्या दिया है दोस्तों 11 मीटर। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पर हम कितने शून्य लगा सकते हैं दोस्तों, 11 की जगह पर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम 11 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, और मीटर की जगह पर क्या लिख सकते हैं किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर जो है इसे हम क्या बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो याद रखना, एक बार ग्रुप डी क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि एक खगोल बराबर 15 करोड़ किलोमीटर ऑप्शन में था। बच्चों को क्या याद होगा, उन्होंने कहा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो यहाँ कहीं कहीं गलती कर देते हैं स्टूडेंट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, याद रखना कि प्रकाश वर्ष जो होती है वो एक वर्ष में चली गई दूरी नापने की इकाई है। किसके द्वारा चली गई, प्रकाश के द्वारा। कि एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, उस हिसाब से एक प्रकाश वर्ष का दूरी का मान निकाला जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम 12 की जगह पर कितना कर सकते हैं 15, और किलोमीटर की जगह पर क्या कर सकते हैं मीटर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 15 मीटर या 12 किलोमीटर। अब आपको लग रहा होगा सर बहुत कठिन भैया, बहुत कठिन चीज़ें बता रहे हैं, ये तो याद होने से रही। तो आपको याद कुछ नहीं करना है, बस ये 3 चीज़ें याद करना है। कितनी चीज़ें 3 चीज़ें याद करना है। खगोलीय इकाई क्या है, तो खगोलीय इकाई क्या है दोस्तों कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। पहली हो गई खगोलीय इकाई हो गई, इसको याद हो गया होगा। दूसरी प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होता है प्रकाश वर्ष होता है। इसका आपको याद होगा, पहले से एग्जाम में आ चुका है कई बार, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब ये पारसेक जो है, ये पारसेक कई बार पूछ ली गई है, इस पर स्टार बना के लिख लेना, और पहले इस बोर्ड की स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको आप नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पारसेक जो होता है दोस्तों दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है पारसेक होती है। ठीक है, 3.086 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नाम क्या है इसका पारसेक, बढ़ते हुए क्रम में है। 3 चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं कहाँ पर आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के जो अन्वेषक थे, ब्रह्मांड के बारे में भी कई वैज्ञानिकों के मत रहे होंगे। जैसे भूगोल के विषय में रहे, ऐसे ही ब्रह्मांड के विषय में भी रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था कि टालमी के विषय में मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के मैप को, इंडिया के मैप को विश्व के मैप के ऊपर लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे हमारे टालमी। वो कौन थे हमारे टालमी साहब थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब टालमी के बाद अपन बात करते हैं दोस्तों किसके विषय में, हमारे टालमी द्वारा दिए गए सिद्धांत के विषय में। तो टालमी ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था। लेकिन ये टालमी कहाँ से संबंधित थे, तो ये रोमन मूल के थे। रोमन मूल मतलब क्या था दोस्तों, रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है। तो उस समय क्या था दोस्तों, रोमन मूल के थे ये कौन, टालमी। लेकिन ये रहते कहाँ थे, किस देश में रहते थे, मिस्र में रहते थे। मिस्र कहाँ का देश है दोस्तों, तो ये मिस्र जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है, काहिरा। मिस्र जो है वो खजूर के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में एक बात और याद रखना, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है। और नील नदी का वरदान क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके किनारे से या इसके किनारे से कौन सी नदी होकर निकली है, नील नदी। अच्छा, नील नदी के विषय में एक बार सवाल आया था कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील किस देश में आती है, युगांडा में आती है। सारी चीज़ें बाद में देखेंगे हम, है ना। केवल अभी इतना याद रखो, टालमी जो है हमारे वो रोमन सभ्यता के मूल ये निवासी कहाँ में रहते, कहाँ थे, ये मिस्र में रहते थे। और मिस्र के कौन से शहर में रहते थे, सिकंदरिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ध्यान रखना। सिकंदरिया शहर प्राचीन सभ्यता या प्राचीन समय में किस देश से संबंधित है, तो मिस्र से संबंधित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन रहते थे, टॉलमी रहते थे। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था दोस्तों, भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या होता है समझ लो, कि भूकेंद्रीय सिद्धांत में मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है ये बीच में है, और इसके चारों तरफ परिक्रमा कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। कौन कर रहा है, सूर्य।
तो पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। ये सबसे पहले किसने बताया था? टॉलमी ने बताया था। लेकिन टॉलमी के बाद जब हमारे बारहमिहिर साहब आए तो इन्होंने टॉलमी की बात को क्या कर दिया? गलत प्रूफ कर दिया और इन्हें बता दिया। लेकिन उससे पहले बारहमिहिर के विषय में मैं आपको बता दूं, ये भारत से संबंधित थे और भारत के किस जगह पर रहते थे? उज्जैन में रहते थे। उज्जैन संभाग है वर्तमान में, मध्य प्रदेश में आता है ना। अब जो कॉपरनिकस है हमारे, हाँ, वहाँ बारहमिहिर के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, बारहमिहिर ने किस बारे में क्या बात कही थी? तो इन्होंने, बारहमिहिर ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। किसने बताया था? बारहमिहिर ने बताया था। साथ में इन्होंने एक चीज और बताई थी कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो तारे किस दिशा में चलते हैं? तो तारे दोस्तों किस दिशा में चलते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस दिशा में घूमते हैं तो तारे हमें इस दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। किसने बताया था? बारहमिहिर ने बताया था। लेकिन इन्होंने लिखित रूप से नहीं बता पाए थे, इसलिए ये अभी तक इनका नाम हमारी बुक में कठोर शब्दों में या मान के चलें संवैधानिक दर्जा इन्हें नहीं दिया गया इसलिए। लेकिन कोपरनिकस ने 1543 में, ये कोपरनिकस कहाँ से संबंधित थे? पोलैंड से संबंधित थे। इन्होंने किसकी बात को प्रूफ किया? बारहमिहिर की बात को प्रूफ किया। बारहमिहिर कहाँ से संबंधित थे? भारत से संबंधित थे। कहाँ रहते थे? उज्जैन में रहते थे। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। 1543 में इनने क्या बताया कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत मतलब कि बीच में क्या है? सूर्य, और परिक्रमा कौन कर रहा है इसकी? पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही। किसने बताया? कोपरनिकस ने। इसलिए आधुनिक खगोल शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि भूगोल के जनक कौन है? तो हेकेटियस है। व्यवस्थित भूगोल के जनक मैंने आपको बताया था, तो कौन आ जाएंगे व्यवस्थित भूगोल के जनक? आप मुझे कमेंट में देना, मैं खुद ही भूल गया। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन थे? अभी हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये कैसे थे? हमारे एरेटस्थनीज थे व्यवस्थित भूगोल के जनक, और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या थे दोस्तों? आधुनिक भूगोल के जनक, है ना। तो अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोपरनिकस के। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है? कोपरनिकस है, पोलैंड के हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही। बात खत्म। अब बात करते हैं दोस्तों एडविन हब्बल की। ये हब्बल साहब जो हैं ये अमेरिका से संबंधित थे और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिमाग पाया था। ईश्वर की कृपा इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हुई थी दोस्तों कि इन्होंने ही बताया था। यहाँ पर जब हमने सबसे पहले एक बात लिखी थी कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो किसने बताया था दोस्तों? एडविन हब्बल साहब ने बताया था। क्या बताया था इनने? कि भैया ब्रह्मांड लगातार बढ़ते जा रहा है, ब्रह्मांड लगातार प्रसारित हो रहा है। इसी के एडविन हब्बल के नाम के ऊपर ही अमेरिका का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम क्या है? हब्बल टेलीस्कोप। आप याद रखना, वर्तमान में ये रिटायर होने वाला है टेलीस्कोप। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती रहती है हमें, ब्रह्मांड की नई नई चीज़ें हमको पता चलते हुए रहती हैं, है ना। तो हब्बल टेलीस्कोप कहाँ पर किसका एक प्रमुख टेलीस्कोप है? अमेरिका देश का प्रमुख टेलीस्कोप है। अंतरिक्ष में है अभी वर्तमान में, है ना। ये रिटायर होने वाला है, इसकी जगह पर दूसरा कोई टेलीस्कोप आने वाला है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो दोस्तों कई सारे हमारे वैज्ञानिक आए और कई सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस प्रकार हुई। लेकिन दोस्तों आज तक जो नियम या जो रूल्स माने जा रहे हैं वो किसके माने जा रहे हैं दोस्तों? जॉर्ज लेमेंतेयर के। किसके माने जा रहे हैं? जॉर्ज लेमेंतेयर के रूल्स फॉलो कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि महाविस्फोटक जो सिद्धांत था या महाविस्फोट जो सिद्धांत था या बिग बैंग थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। और ये जो जॉर्ज लेमेंतेयर ही जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही बताया था दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जॉर्ज लेमेंतेयर ने क्या बोला था कि भैया सबसे पहले क्या था, यहाँ पर देखो कहीं लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा कि ये देखो ये लिखा है कि छोटे से गोलक में या छोटे से कण में प्राचीन समय में जब कुछ भी नहीं था, कब? 1 अरब वर्ष पूर्व, सॉरी 1 अरब नहीं, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, तो केवल क्या था? एक छोटा सा गोला या एक छोटा सा कण जिसके अंदर अनंत, या हम बोलते हैं ना कि अनंत मतलब
कोई संख्या में नहीं, अनंत क्या था जिसका टेम्परेचर था, तापमान था, और अनंत ही इसका क्या था, घनत्व था। अनंत घनत्व और अनंत टेम्परेचर के कारण क्या हुआ दोस्तों, इस गोलक में या इस कण में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के कारण क्या हुआ, ये सभी दिशाओं में जल्दी जल्दी क्या हुआ, बहुत ही स्पीड से जाने लगा। और जाते जाते चलते चलते दूरी बढ़ते बढ़ते 1 मिनट के अंदर दोस्तों इसमें क्या हो गया था, इसमें 1 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉन बन गए, 1 मिनट के अंदर प्रोटॉन बन गए, 1 मिनट के अंदर न्यूट्रॉन बन गए थे। किसमें, इस छोटे से गोलक के फूटने पर 1 मिनट के अंदर असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हो गई। कब की बात है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखना 3 लाख साल के बाद क्या हुआ, जब इसमें विस्फोट हुआ, जब इस कण में विस्फोट हुआ, ये फूटा, छोटे छोटे टुकड़े जहाँ तहाँ बट गए, उसमें 1 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन गए। उसके कितने साल बाद, 3 लाख साल बाद, उसके 3 लाख साल बाद क्या हुआ कि पहला परमाणु बना। क्या बना, पहला परमाणु बना। परमाणु बनने के साथ साथ दोस्तों हाइड्रोजन बनी और हीलियम बनी। अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम जब बनेगी तो आपको पता है कि क्या बन जाएंगे, बादल तो बन जाएंगे। बादल बनेंगे तो क्या बनेंगे, तारे बनेंगे। और ढेर सारे तारे के समूह को ही क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। आने वाले टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। ये सारे जो आपके सिद्धांत हैं इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया। आपको महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, जॉर्ज लेमेंतर ने दी। बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद कर लेना इसको। तो देखना सारी एनर्जी छोटे से गोलक में थी। इसको हम एक बार देख लेते हैं। तापमान ज़्यादा था, घनत्व भी ज़्यादा था। नासा के अनुसार, अमेरिका की जो नासा है वहाँ पर 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या था, एक छोटा सा गोला हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1 मिनट के अंदर बन गए थे। 3 लाख साल बाद क्या हुआ, पहला परमाणु बना, हाइड्रोजन बना, हीलियम बना। 1 अरब वर्ष के बाद क्या हुआ दोस्तों, बादल, तारे और आकाशगंगा का निर्माण हुआ। अब चलते हैं दोस्तों आगे और किस पर बात करते हैं, हमारी आकाशगंगा पर बात करते हैं। आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा या गैलेक्सी, बहुत ही नाम सुना होगा, गैलेक्सी गार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आकाशगंगा जो है दोस्तों, आकाशगंगा बहुत सारे तारों का समूह है, असंख्य इसमें तारे होते हैं, है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। आकाशगंगा क्या है, तारों का एक समूह। अब बात करते हैं दोस्तों, जो गैलेक्सी है हमारी, जो आकाशगंगा है, वो हाइड्रोजन गैस के द्वारा बनाई गई बहुत सारी गैस। हाइड्रोजन जो हमारी गैस यहाँ पर बनी थी, आपने देखा होगा हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन गैस के द्वारा बहुत सारी गैसों का संलयन हुआ। उन गैसों को क्या बोला जाता था दोस्तों, निबूला या निहारिका बोला जाता है। निहारिका आपने नाम सुना होगा, है ना। तो निहारिका या निबूला बोला जाता है। किसे बोला जाता है, हाइड्रोजन गैसों के संलयन को, हाइड्रोजन गैसों से बनी गैसों के संलयन को क्या बोला जाता है, निबूला या निहारिका बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद कर लेना। असंख्य तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। गैलेक्सी या आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन गैसों ने बहुत सारी गैसों का निर्माण किया। उन गैसों को क्या बोला जाता था, निहारिका या निबूला बोला जाता था। और दोस्तों याद रखना, निबूला जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है वर्तमान में, या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कुहासा। क्या नाम है इसका शाब्दिक अर्थ, कुहासा है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो निबूला है या जो कुहासा है या जो निहारिका है, ये जो होती हैं ये हैं क्या, मतलब वास्तविकता में ये दिखती कैसी है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, धूल मिट्टी होती है और क्या होते हैं, गैस के कण होते हैं। धूल मिट्टी होती है और क्या होते हैं, गैस के कण होते हैं। हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक निहारिका पूछ लिया जाए, लेकिन निहारिका नहीं पूछा था, रेलवे का एक पेपर हुआ था सन 2012-13 में, तो मेरे ख्याल से यूपी का था। तो पृथ्वी के नज़दीक में निहारिका नहीं देकर उन्होंने क्या दिया था कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है, तो उसका आंसर क्या माना गया था, एंड्रोमेडा। तो ऐसा भी कई बार घुमा देते हैं दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। और अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका निबूला, या हम क्या बोल सकते हैं जैसे कुहासा, है ना। तो सबसे हल्की, अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका क्या है, ओरियंस स्वाड। क्या नाम है, ओरियंस स्वाड सबसे हल्की निहारिका है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको मैं सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि भैया हमारी तारे कैसे होते हैं,
उपग्रह कैसे होते हैं, ग्रह कैसे होते हैं, कहाँ पर ये सब बने होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर इतना मिटा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, ये क्या बना दी, बहुत सारी आकाश गंगाओं का समूह। बहुत सारी आकाश गंगाओं का क्या है, समूह। इसमें क्या है, ढेर सारी क्या है दोस्तों, आकाश गंगाएं। इसमें ढेर सारी आकाश गंगा हैं। अब ये एक आकाश गंगा ये होगा, ये एक आकाश गंगा, ये आकाश गंगा, ये आकाश गंगा, ये। तो कुल मिला के हम इसे क्या मान लें, इसको पूरा ब्रह्मांड मान लें। इस ब्रह्मांड में ढेर सारी आकाश गंगाएं हैं, ठीक। अब प्रत्येक आकाश गंगा दोस्तों छोटे छोटे तारों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, तारों से मिलकर बनी है, आप देख रहे होंगे। और जो प्रत्येक तारा है वो किससे मिलकर बना होगा, ग्रह से मिलकर बना होगा। प्रत्येक तारा किससे मिलकर बना होगा, ग्रह से मिलकर बना होगा। प्रत्येक ग्रह किससे मिलकर बना होगा, तो उपग्रह से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, उपग्रह से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि सबसे छोटी यूनिट क्या रहती है दोस्तों, परमाणु। परमाणु से क्या बनते हैं दोस्तों, अणु। अणु जब इकट्ठे होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं दोस्तों, तो क्या बनाते हैं, अंतरिक्ष पिंड बनाते हैं। अंतरिक्ष पिंड मिलकर क्या बनाते हैं, उपग्रह बनाते हैं। उपग्रह मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रह। और ग्रह मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, तारे। और तारे मिलकर क्या बनाते हैं, आकाश गंगा। और ढेर सारी आकाश गंगा मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड बनाती हैं। इतना चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब मात्र 2 मिनट का बचा है, देख लो अच्छे से। जो हमारी आकाश गंगा है दोस्तों, इसमें 98% तारे हैं और 2% क्या है, धूल मिट्टी गैस के कण हैं। कैसे गैस के कण हैं, मैंने आपको बता दिया, निहारिका के, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात और दोस्तों याद रखना कि ये जो निहारिका होती हैं, ये जो निहारिका होती हैं, नेबुला होती हैं, इनका खुद का प्रकाश नहीं रहता, ये दूसरों से प्रकाश लेकर प्रकाशित होती है। जब मैं आपको तारे पढ़ाऊंगा, तारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब जो हमारी आकाश गंगा है, इसका नाम क्या है, जिसमें हम रहते हैं, हमारी आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक। अब अपन बात करते हैं कि हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है। तो हमारी आकाश गंगा का आकार याद रख लेना कैसा है, सर्पिलाकार। कैसा है हमारा आकार, सर्पिलाकार। अब मंदाकिनी की बात करते हैं, तो मंदाकिनी और देख लीजिए, मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो मंदाकिनी में भी ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है दोस्तों। क्या होता है कि ऐसी आकाश गंगा, ऐसी आकाश गंगा जिसमें ग्रह भी हों, तारे भी हों, सूर्य भी हो, चंद्रमा भी हो, उपग्रह भी हो, सभी आकाश गंगा, जितनी ऐसी आकाश गंगा होती है जिसमें ग्रह, उपग्रह, तारे इत्यादि रहते हैं, वो सभी आकाश गंगाएं मिलके एक समूह बनाती हैं। कितनी आकाश गंगाओं का समूह बनाती हैं, 24 आकाश गंगाएं मिल जाती हैं। और उस समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, ठीक है। 24 आकाश गंगाओं का बृहद पुंज है, कौन है, मंदाकिनी। अब दोस्तों मंदाकिनी के केंद्र से, मंदाकिनी के केंद्र से, हमारी मंदाकिनी जिसमें हमारी आकाश गंगा है, तो मंदाकिनी के केंद्र से सूरज की दूरी या सूर्य की दूरी कितनी है दोस्तों, 32,000 प्रकाश वर्ष। कितने प्रकाश वर्ष, 32,000 प्रकाश वर्ष है। अब बेबी बूम के बारे में और जान लीजिए। बेबी बूम आपने नाम सुना भी नहीं होगा, है ना। बेबी बूम क्या है, तो दोस्तों बेबी बूम एक ऐसी यूनिट है, या हम बताएं ऐसी एक मशीन है जो किसका निर्माण करती है, तारों का। हाँ, बेबी बूम हमारी मंदाकिनी से काफ़ी दूर है और तारे बनाने वाली मशीन इसे हम बोल सकते हैं। एक साल में ये जो बेबी बूम होती है, ये बेबी बूम एक साल में, सॉरी लाइट चली गई, ऐसे सुन लीजिए, बेबी बूम एक साल में 4000 तारों का निर्माण करती है, जबकि हमारी आकाश गंगा एक साल में कितने तारों का निर्माण करती है, केवल 10 तारों का निर्माण करती है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।